हमारे जहनों में अक्सर ये सवाल आता है कि ब्लैक होल्स क्या हैं, ये कैसे बनते हैं और इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरी चीजों को खींचने की सलाहियत इतनी ज्यादा कैसे होती है। तो आज की वीडियो में हम ब्लैक होल्स के बारे में जानेंगे। इनकी डिस्कवरी ज्यादा पुरानी नहीं, आज से सिर्फ 100 साल पहले कोई ब्लैक होल्स के बारे में जानता तक नहीं था। किसी को नहीं पता था कि स्पेस में कोई ब्लैक होल्स जैसी चीज भी पाई जाती है। फिर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ही बाद में ब्लैक होल्स की डिस्कवरी हुई। आइंस्टाइन की इस थ्योरी के दो हिस्से थे, द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे उसने 1905 में पेश किया था, हमें बताती है कि कैसे स्पीड से टाइम पर फर्क पड़ता है। इसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं कि अगर आप एक ऐसे स्पेसशिप में बैठे हैं जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो आपका वक्त स्लो चलेगा रिलेटिव टू पीपल ऑफ अर्थ, उन लोगों के मुकाबले में जो जमीन पर मौजूद हैं। यहाँ पर रिलेटिव वर्ड इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम स्पेसशिप में मौजूद होंगे तो हमें ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमारा वक्त स्लो चल रहा है, लेकिन जब आप वापस जमीन पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वक्त कितना तब्दील था। फिजिक्स में इस चीज को काइनेमेटिक टाइम डायलेशन कहा जाता है। अब आइंस्टाइन की दूसरी थ्योरी के मुताबिक, जिसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी टाइम डायलेशन हो सकता है। ये थ्योरी आइंस्टाइन ने 1915 में पेश की थी। इस थ्योरी के मुताबिक हम जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे हमारे लिए टाइम उतना ही स्लो हो जाएगा। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है। एक हॉलीवुड मूवी इंटरस्टेलर में ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन को इस तरह एक्सप्लेन किया गया है। इस सीन में दिखाते हैं कि कुछ लोग एक अननोन प्लेनेट एक्वा पर उतरते हैं। उस अननोन प्लेनेट का 1 घंटा जमीन के 7 साल के बराबर था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये प्लेनेट ब्लैक होल के बहुत ज्यादा करीब था, तो ब्लैक होल की तरफ से आने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इस प्लेनेट के टाइम पर इम्पैक्ट डाल रहा था। तो आइंस्टाइन ने इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन किया था कि समझें कि नीचे जो ये चादर सी है ये स्पेस टाइम है। इस स्पेस टाइम के ऊपर सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं। तो अब जिस प्लैनेट का वजन मैस जितना ज्यादा होगा वो इस चादर को यानी कि स्पेस टाइम को उतना ही ज्यादा बेंड करेगा, उतनी ही बड़ी कर्व बनाएगा। और जो चीज स्पेस टाइम में जितना बड़ा कर्व बनाएगी उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। इस बेंड, इस कर्व की वजह से ना सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इस चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं बल्कि इससे टाइम डायलेशन भी होता है। और जो बाकी एनर्जी की फॉर्म्स हैं जैसे कि साउंड, हीट, लाइट, इन पर भी ग्रेविटेशन फोर्स का असर पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जिनकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा होगी कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अगर ऐसे ऑब्जेक्ट स्पेस में मौजूद हैं तो वो कम्प्लीटली ब्लैक होंगे क्योंकि अपने ऊपर पड़ने वाली सारी लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेते होंगे। तो यही होते हैं ब्लैक होल्स। जब आइंस्टाइन ने थ्योरी पेश की थी तब ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरेटिकल था। खुद आइंस्टाइन भी ये समझते थे कि शायद थ्योरेटिकली तो ऐसी चीजें हों लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो प्रैक्टिकली भी हों। लेकिन आइंस्टाइन की डेथ तक ब्लैक होल्स जैसा कोई वर्ड भी इन्वेंट नहीं हुआ था। तो आइंस्टाइन की डेथ के बाद कुछ साइंटिस्ट ने इस थ्योरी पर काम किया। कई इक्वेशंस को सोल्व करने के बाद ये साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि ब्लैक होल्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। 1960s तक आते आते रिसर्चर्स ने यह माना कि शायद एक ना एक दिन हम ब्लैक होल्स को प्रैक्टिकली भी देख सकेंगे। ब्लैक होल्स वर्ड पहली दफा एक न्यूज मैगजीन ने इस्तेमाल किया था 1964 में, लेकिन साल 1967 में एक फिजिशियन जॉन व्हीलर ने इस वर्ड को पॉपुलर किया। ब्लैक होल वर्ड सुन के हमें लगता होगा कि शायद कोई होल, सुराख होगा वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ कोई होल नहीं, एक्चुअली में ब्लैक होल स्टार से बनते हैं। तो इनके सेंटर में कुछ मटेरियल जरूर मौजूद होता है। हम सूरज की मिसाल लेकर समझते हैं। हमारे सूरज के अंदर रिएक्शंस होते हैं। इन रिएक्शन को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहा जाता है। इन रिएक्शन ही की वजह से सूरज में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। ये जो हीट पैदा हो रही है ये बाहर की तरफ एक फोर्स डालती है और ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स अंदर की तरफ आता है। ये ग्रेविटी का अंदर आने वाला फोर्स ही एक सितारे को जिंदा रखता है। अगर ये फोर्स ना हो तो ये सितारा बिखर जाए। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सितारा इकट्ठा रहकर जिंदा है। तो हर स्टार अपनी जिंदगी में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है। बाहर जाने वाली फोर्सेस रिएक्शंस की वजह से और अंदर आने वाली फोर्स ग्रेविटी की वजह से। लेकिन ये रिएक्शंस किसी फ्यूल की वजह से हो रहे हैं और हमारे सूरज के मामले में ये फ्यूल हाइड्रोजन और हीलियम है। ये फ्यूल हमेशा नहीं रहेगा, एक ना एक दिन ये फ्यूल खत्म हो जाएगा। जब ये फ्यूल खत्म हो जाएगा तो बाहर की तरफ जाने वाली फोर्सेस भी खत्म हो जाएंगी।
और अंदर की तरफ आने वाली फोर्सेस को कोई रोकने वाला नहीं होगा, तो ये स्टार अपने ऊपर ही कोलैप्स कर जाएगा। इस कोलैप्स के बाद स्टार के साथ क्या होता है, इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। अगर तो स्टार एक नॉर्मल साइज का है तो वो रेड जाइंट बन जाता है। इसके बाद वो एक प्लेनेटरी नेब्यूला बन जाता है या व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। लेकिन अगर एक बड़ा भारी स्टार है तो जब उसका फ्यूल खत्म होता है तो वो ठंडा होकर रेड सुपर जाइंट बन जाता है और फिर वो सुपर जाइंट फटकर सुपरनोवा बन जाता है। इसके बाद स्टार का छोटा सा कोर रह जाता है। अगर ये कोर ज्यादा छोटा हो तो ये न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, लेकिन अगर ये कोर थोड़ा सा बड़ा हो तो ये ब्लैक होल बन जाता है। सादा वर्ड्स में कहा जाए तो जब एक स्टार अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सिकुड़ जाता है, कंडेंस हो जाता है, तो ये एक ब्लैक होल बन जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर एक स्टार जिसका साइज हमारे सूरज जितना हो, जब ये कंडेंस होकर एक ब्लैक होल बनता है तो इसका डायमीटर सिर्फ 50 किलोमीटर रह जाता है। तो एक स्टार का वॉल्यूम इतना ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन हमारा सूरज कभी ब्लैक होल नहीं बन सकता, क्योंकि हमारा सूरज एक नॉर्मल साइज्ड एवरेज स्टार है, तो ये एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा लेकिन ब्लैक होल नहीं बनेगा।